ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और आज हमें पढ़ना है लाइट पोल्यूशन। किस किस नाम से इसे जाना जा सकता है सिमई? फोटो पोल्यूशन एंड ल्यूमिनस पोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट पोल्यूशन है फोटो पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, ल्यूमिनस पोल्यूशन। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज की डेट में अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एवरी ईयर 100 मिलियन बर्ड्स मर रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मिलियंस ऑफ टर्टल्स के हैचलिंग्स, बच्चे छोटे छोटे मर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि बड़े स्तर पर प्रोस्टेट एंड ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, फूड चेन डिसरप्ट हो रही है, स्मॉग एंड ओजोन फॉर्मेशन इंक्रीज हो रहा है, 12 मिलियन टन एनुअल कंट्रीब्यूशन कार्बन एमिशन में हो रहा है, 700 मिलियन के अराउंड हमें ट्रीज चाहिए उस एक्सेस कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर मैं आपको कहूँ कि कई बिलियन, लगभग समवेयर अराउंड 2.5 बिलियन डॉलर के अराउंड आपका इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा आ रहा है, कईयों का रेटिना डैमेज है, कईयों के आँखों पे लेयर क्रिएट हो चुकी है। ये सारी चीज़ें लाइट पोल्यूशन से कनेक्टेड, और इसके बारे में एक एक बिंदु को हम बेहतर वे में समझेंगे। ये एयर, वाटर, लैंड पोल्यूशन की तरह चर्चा का विषय नहीं रहता, क्योंकि हम मोस्टली टाइम ग्लोबल वार्मिंग में, ग्लेशियर्स के मेल्टिंग में, सी वाटर राइज में, कार्बन एमिशन पे कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन सबसे भयावह जो आने वाले समय में बनने वाला है यह है लाइट पोल्यूशन। इस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड लेवल पर बहुत सी कंट्रीज़ लाइट को लेकर के बात करती हैं, लेकिन उनका प्राइमरी एजेंडा एनर्जी सेविंग होता है। जैसे डे लाइट सेविंग मोड फॉलो किया जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ में और ऑस्ट्रेलिया में भी। गर्मियों के दिनों में समय आधा घंटा 1 घंटा आगे बढ़ा दिया जाता है। इसके तहत वो डे लाइट को सेव करते हैं और इवनिंग टाइम पे लोग ऑफिस से वापस आ जाएं तो गाड़ियों की लाइट जगाने की ज़रूरत ना पड़े, स्ट्रीट लाइट्स की ज़रूरत ना पड़े, लोग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कर लें, थिएटर, प्लेज, पार्क्स में चले जाएँ, अम्यूज़मेंट करें। इसके लिए लाइट्स की नीड ना हो, तो लाइट सेव करते हैं, बट पर्पज़ एनर्जी सेव करना है, पर्पज़ कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना है, माइंडसेट चेंज करना होगा। एनर्जी सेव करना ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करना ठीक है, लाइट का पोल्यूशन रिड्यूस करना एजेंडा होना पड़ेगा। देश में हमारे और विश्व स्तर पर बड़ी मांग की जा रही है कि नई लाइट पॉलिसी आनी चाहिए, और उस लाइट पॉलिसी में लाइट पोल्यूशन को प्राइमरी टास्क के तौर पे रखा जाना चाहिए। लाइट पोल्यूशन क्या होता है? IDA इंटरनेशनल एक एसोसिएशन है जिसके रिलेटेड अगर हम बात करें तो वो क्या कहते हैं, उनके द्वारा, ये एसोसिएशन के द्वारा डेफिनेशन ये दी जाती है कि अनमैनेज्ड, इंट्रूसिव एंड डिस्टर्बिंग लाइट जब आपके एरिया के द्वारा दूसरे एरिया पे प्रोजेक्ट की जा रही है, जो अनइंटेंडेड है, अनवारंटेड है और अनरिक्वायर्ड है किसी भी तरह से, ये एक तरह का लाइट पोल्यूशन है। इसमें वो ये कह रहे हैं कि ये आपके बायोकेमिकल साइकिल को डिसरप्ट करता है, ह्यूमन के, ये एनवायरनमेंट को और इकोलॉजिकल प्रोसेसेस को एंड अदर लाइफ फॉर्म्स को डिसरप्ट करता है। ये लाइट पोल्यूशन है। उनके द्वारा कहा जाता है कि इसके 4 कंपोनेंट हैं मेन। इन 4 कंपोनेंट के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाएंगे। स्काई ग्लो, ट्रेसपासिंग, क्लटर, ग्लेयर, ये 4 तरह से लाइट पोल्यूशन वर्क करता है। अगर हम इन 4 तरीकों को समझाने का प्रयास करूं मैं अभी आपको, तो ये किस तरह से काम करेगा। सपोज कीजिए कि ये लाइट लगी हुई है, ये लाइट का इम्पैक्ट एरिया है, प्रोजेक्ट एरिया, जहाँ पे लाइट आनी चाहिए। एक तो इस प्रोजेक्ट एरिया पे आने के बाद लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक, दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट। इसके अलावा बहुत सी लाइट डायरेक्टली उस स्ट्रीट लाइट से स्काई में जा रही है, बहुत सी लाइट स्काई में डायरेक्टली जा रही है, तो इट इज़ अ डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन बाय दैट स्ट्रीट लाइट। सेकंड, इस प्रोजेक्ट एरिया के अराउंड आप यू विल नोटिस दैट देयर इज अनडिजायरेबल ग्लो ऑफ द लाइट, देयर इज अनडिजायरेबल ग्लो ऑफ द लाइट। मेन लाइट के प्रोजेक्शन के सराउंडिंग में भी आप उसका एक ऑरा ऑब्जर्व करेंगे, और ये जो ऑरा है
ये आपको प्रोवाइड करता है ट्रेसपासिंग, ये ट्रेसपासिंग कर रहा है एक तरह से। ये लाइट्स अगर बहुत इंटेंस होंगी तो ये आपको ग्लेयर प्रोवाइड करेंगी, और ये जब यहाँ पे क्लस्टर में होंगी सारी तो ये आपको प्रोवाइड करेंगी क्लटर। जैसे किसी भी एक जगह पे जब आप जाएं तो एक सड़क में कितनी सारी स्ट्रीट लाइट्स, कितने सारे एडवर्टाइजमेंट बोर्ड या बिल बोर्ड्स इकट्ठे हो गए हैं, तो इट इज़ अ क्लटर। द ग्रुप ऑफ द लाइट्स, ब्राइट लाइट इज़ अ क्लटर। ये एक एग्जांपल है। ग्लेयर, आपकी आँखों को एक एडेप्टेबिलिटी होती है लाइट के साथ, जिसे हम कहते हैं कस्टमाइजेशन ऑफ द आई। इस कस्टमाइजेशन को, इस एडेप्टेबिलिटी को जो लाइट सडनली ब्रेक करती है, मतलब जो स्ट्रे लाइट, वो लाइट जो आपकी आंखें परसीव कर रही होती हैं, उसमें जब अचानक से बढ़ोतरी होती है, ब्राइटनेस आती है, तो इट इज़ कॉल्ड ग्लेयर। जो अचानक से अंधेरे कमरे से बाहर सनलाइट में आने पे होता है, जो अचानक से आजकल जो वो सफ़ेद लाइटें गाड़ियों में लगाई गई हैं, जब वो आँखों में पड़ती हैं और उसके ऊपर से पता नहीं जीप के ऊपर बर्गर वाली रेडी की तरह लंबी लंबी वो लगाते हैं लीडियाँ, वो आँखों में पड़ती हैं। और अगला इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, जब आप सीधे सन को देखते हो, जब आप बहुत हाई ब्राइटनेस मोबाइल या हाई ब्राइटनेस टेलीविज़न देखते हो, या आप इस समय इस कमरे में लगी इस एलईडी को देखोगे, तो इट इज़ अ ग्लेयर। देखने के बाद आप इधर उधर देखना क्या बनता है, इसे हम ग्लेयर कहते हैं। स्काई ग्लो, कोई भी इनहेबिटेड रीजन, इट इज़ अर्बन और रूरल एरिया, जहाँ पर वहाँ पर जल रही लाइट्स ने स्काई डिसरप्ट कर दिया और आपको नाइट स्काई नहीं दिख रहा, एक ऑरेंज डोम नज़र आ रहा है, एक ब्लैक कैनवास नज़र आ रहा है, इट इज़ अ स्काई ग्लो। और अगला है ट्रेसपासिंग। स्ट्रीट लाइट की लाइट जब आपके बेडरूम में आ रही है विंडो पैन को क्रॉस करके, आपकी एक्सटीरियर वॉल पर लगी लाइट जब दूसरे के घर पर जा रही है, आपकी वॉल पे लगी लाइट और स्ट्रीट लाइट की लाइट जब स्काई में जा रही है, ये ट्रेसपास है। यानी कि अनइंटेंडेड, अनरिक्वायर्ड, अनवारंटेड एरिया में जब ये लाइट जा रही है, ट्रेसपास होता है, जबरन दखल हो जाना। ये 4 कंपोनेंट हैं, बड़े इंपॉर्टेंट माने गए। चारों इंडिपेंडेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं, एक ही स्ट्रीट लाइट से चारों फिनोमेना हो सकते हैं, और चारों अकेले अकेले भी हो सकते हैं, या 2 या 3 का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इस तरह से अपने आप को एग्जीक्यूट करते हैं। आज मैं आपको ज्योग्राफी का एक सिद्धांत बताता हूँ। ज्योग्राफी में एक कंसेप्ट होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी बस इतना ही कि फिज़िकल ज्योग्राफी, यानी कि आपके फिज़िकल सराउंडिंग से ह्यूमन का रिलेशन कैसा है, यानी कि लैंड, एयर, वाटर, वेजिटेशंस, इनके साथ ह्यूमन का रिलेशन क्या है। इसमें बताया गया कि एक समय तो ऐसा था जब ह्यूमन प्रिमिटिव था, उसके टूल्स प्रिमिटिव थे और उसकी टेक्नोलॉजी प्रिमिटिव थी। तो टेक्नोलॉजी क्या होती है? कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ एनी सोसाइटी, उसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो जब उसकी टेक्नोलॉजी प्रिमिटिव थी तो वो पूरी तरह से नेचर के अधीन था। उदाहरण था एक ट्राइबल पर्सन जो वेट कर रहा है कि महुआ के फ्लावर आ जाएं, महुआ के फ्रूट आ जाएं, जो वेट कर रहा है कि नदी या झरने में से मैं थोड़ा पानी पी लूँ, जो ये वेट कर रहा है कि पलाश के फ्लावर आएँ या कोई नट्स, रूट्स, ट्यूबर फ्रूट्स उगे तो मैं उन्हें खाऊं, जो लंबी लंबी दूरियों तक घूमता है अनाज ढूंढने के लिए। पूरी तरह से ये अपनी नेसेसिटी बेस्ड लाइफ बिता रहा है। ये नेचर के द्वारा डिटर्मिन्ड है इसकी लाइफ। एनवायरनमेंट ने इसको डिटर्मिन किया, तय किया है कि ये कैसा जीवन बिताएगा। इसे कहा गया एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। समय बढ़ा, तकनीक बढ़ी, और टेक्निक बढ़ने के साथ अब आप पानी नहर नहीं घर पे बुलाते हैं, वाटर लिफ्टिंग पंप और पाइप्स के थ्रू। अब आप सारा साल फसल उगाते हैं। अब आप एयर कंडीशन लगा करके टेम्परेचर मैनेज करते हैं। मतलब आपने अपनी टेक्निक से अपनी फ्रीडम को आगे बढ़ाया है। तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म नेसेसिटी की बात करता है, और एक स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि हम एनवायरनमेंट से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के यूज़ से। और ये कहता है कि ये टेक्नोलॉजी, ये पॉसिबिलिटीज़ हमें फ्रीली लाइफ जीने में मदद करेंगी। और ये है पॉसिबिलिज्म स्कूल ऑफ थॉट। तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म दोनों एक्सट्रीम हैं। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पूरी तरह से डिटर्मिन चल रहा है नेचर के बाया, एकदम प्रिमिटिव। पॉसिबिलिज्म
पूरी तरह से रूल कर रहा है एनवायरनमेंट पे, वो कहता है जैसे चाहे बदलेंगे। दोनों ही एक्सट्रीम वर्जन है। और पॉसिबिलिज्म का नतीजा आपने देख ही लिया, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर्स मेल्ट होना, सी राइज लेवल करना। अब इनके बीच में एक मीडिएटर आया, वो है नियो डिटर्मिनिज्म। वो ये समझाता रहा कि भाई पूरी तरह से इधर और के कंसेप्ट में मत चला करो, ना तो पूरी तरह से इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ठीक है, ना पॉसिबिलिज्म। नेचर जितना सपोर्ट करे उसकी लिमिट में रह करके उसे यूटिलाइज़ करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो। ग्रिफिथ टेलर एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, उन्होंने इसका कंसेप्ट दिया। लेकिन वो जो पॉसिबिलिज्म का दौर था ना, जिसके तहत थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब निकाल के दे दिया, तो हमने कहा अंधेरा तो कुछ है ही नहीं, रातों को घूमेंगे, गाड़ियों में जाएंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे, वी आर फ्रीडम लविंग पीपल। तो रातों को घूमने के रिवाज आए, गाड़ियों पे छूँ छूँ जो घूमते हैं ना, हम चैलेंज करते हैं एनवायरनमेंट को कि वी आर नॉट बाउंड बाय यू। पूरे ठंड में 40 डिग्री टेम्परेचर माइनस में यहीं पर जले रहेंगे पूरी तरह से। तो कुल मिला करके आप अपनी तकनीकों से सीधे सीधे एनवायरनमेंट को पूरी तरह से मॉडिफाई कर रहे हो। प्रकृति को संस्कृति ने ओवर पावर कर दिया। बड़ी इनोवेशन मानी गई बल्ब, और बड़ा देखा गया कि ये तो फ्रीडम प्रोवाइड करने में बहुत आगे निकल गया। पहले कहाँ 6 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते, रातों रातों तक दफ्तर खुलते हैं, काम धंधा चलता है, कितना कुछ होता है, एजुकेशन एवरीथिंग ग्रो कर गया। लाइट आपके जीवन का एक बहुत बड़ा महत्व बन गया। डेकोरेशन लाइट से जानी जाने लगी। जिसकी घर में जितनी ज़्यादा रोशनी होने लगी वो उतना उच्च कोटि का माना जाने लगा। आज चाहे ओपेरा हाउस है सिडनी ऑस्ट्रेलिया, चाहे भारत का लोटस टेम्पल, क्या है, लाइट ही देखने जाते हो आप उसकी। क्या करते हो, दिवाली पे लाइटें लगाते हो। कोई धार्मिक स्थान भारत का देख लो या विश्व का देख लो, क्या जल रहे हैं, बल्ब, लाटू, लाइटें। लाइटें प्रतिबिंब हो गई इस बात का कि कितना ग्लोरीफाइंग तरीके से आप सेलिब्रेट करते हो। लाइट एक स्वतंत्रता का प्रतीक है। लाइट एनवायरनमेंट पे आपके कंट्रोल का प्रतिबिंब है, इतनी छोटी बात नहीं। तो इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब आए, जो हम टंगस्टन फिलामेंट वाला बल्ब लगाते थे ना, वो आ गया। अब उसकी एक खासियत थी कि वो वाइट लाइट देता था विद वार्म टेम्परेचर, तो सनलाइट की तरह था वो। हम ये कहते थे कि 100 वाट का है, बिजली बड़ी कंज्यूम करता है, कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है इसका, इसे ख़त्म कर दो। ख़त्म करके हम कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट लेकर के आए, CFL लैंप। समय आगे बढ़ा, लाइट एमिटिंग डायोड आ गए। डायोड गया आ गया था टीचर, डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, तो लाइट एमिटिंग डायोड आ गए, सेमीकंडक्टर पे वर्क करते हैं। इसमें PN जंक्शन डायोड बनते हैं, कभी बनाया करते थे लेबोरेटरी में हम भी। तो लाइट एमिटिंग डायोड आ गए, एलईडियाँ, और एलईडियाँ आ गई तो फिर आपने पता ही आपने क्या कर दिया एलईडी से सब कुछ। एक सोशल एक्टिविस्ट ये कहता है कि ये पूरे वर्ल्ड को एक वहम हो गया है कि इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब रिप्लेस करके CFL और LED ने एनर्जी सेव की है। वो ये कहता है ऐसा कतई नहीं हुआ। आप जब एक 100 वाट का बल्ब लगाते थे, आज आप 100 वाट का बल्ब रिप्लेस करके, क्योंकि आपके पास 10-10 वाट के CFL हैं, तो आप एक बल्ब की जगह आप घर में 10 बल्ब लगा रहे हो। आप ये कह रहे हो कि 10 कॉर्नर को एनलाइटन करेंगे। तो पहले आज भी 100 वाट एनर्जी बर्न हो रही है, तब भी 100 वाट हो रही थी, लेकिन तब लाइट एक बल्ब की थी, आज लाइट 10 बल्बों की है। यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग 10 टाइम लाइट टू द एनवायरनमेंट। इस फिनोमेना को समझो। उनका कहना यह है कि पहले अर्बन एरियाज, म्यूनसिपैलिटीज़, टाउनशिप्स, क्योंकि एनर्जी बहुत बर्न होती थी उस प्रोसेस में, इसकी वजह से लिमिटेड जंक्शंस या लिमिटेड पॉइंट्स पे वो हाई प्रेशर सोडियम बल्ब, हेलोजेंस जिन्हें हम कहते हैं, वो लगे होते थे। बट नाउ यू आर हैविंग LEDs, दे आर एट वेरी क्लोज डिस्टेंस एंड अल्टीमेट। एक शोरूम के बाहर LED बोर्ड, उसमें 10-10 LEDयाँ या 10-10 लाइटें लगी हुई हैं LED की। इसकी वजह से लाइटिंग और इंक्रीज़ हुई। ये सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो उनका कहना है कि LED और CFL के लो एनर्जी कंजप्शन क्राइटेरिया ने लोगों में नंबर ऑफ लाइट ज़्यादा लगाने की टेंडेंसी को इंक्रीज़ कर दिया, और पूरे वर्ल्ड में यही हुआ है। आपने हाई एनर्जी कंजम्पशन इक्विपमेंट रिप्लेस करके लो एनर्जी इक्विपमेंट यूज़ किए, लेकिन इन हाई नंबर, तो कुल मिला के एनर्जी भी वही रही, फ़ायदा नहीं हुआ। ऊपर से लाइट 10 गुना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ये ज़्यादा परेशानी की बात। जैसे मैं बात करता हूँ, इस कमरे में हम 40 वाट की एक ट्यूब लगाते थे, मैं ही लगाता था। हमने वो 40 वाट की ट्यूब उतारी है, हमारे पास एक
अपॉर्चुनिटी आई कि हम 10-10 वाट की ये एलईडियाँ लगा सकते हैं, लेकिन अब आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 कितनी 8 10 कितनी लगा दी हमने। पहले 40 वाट की एक ट्यूब इधर होती थी, 40 वाट की एक ट्यूब इधर होती थी, 80 वाट। आज भी मैं गारंटी करता हूँ 80 वाट से कम नहीं है, एनर्जी कंजम्पशन सेम है, लेकिन लुक एट द लाइट। 2 ट्यूब जो लाइट नहीं देती थी, ये 8 उससे कहीं ज़्यादा लाइट प्रोवाइड कर रही। तो कुल मिलाकर के बाहर आप हमारे नोटिस करिए 100 वाट का बल्ब उठा के हमने 45 वाट के 2 CFL जला रखे हैं। अब कुल मिलाकर के वाट तो उतने ही जल रहे हैं 80-90 वाट, लेकिन 2 लाइटें कंट्रीब्यूट हो रही हैं जबकि 1 लाइट कंट्रीब्यूट होनी थी। एवरीवेयर दिस इज़ हैपनिंग, चाहे वो बोर्ड की बात करें, चाहे वो आप लाइट्स की, स्ट्रीट लाइट्स की बात करें, चाहे आप फंक्शंस की बात करें, एडवर्टाइजमेंट्स की बात करें, एवरीवेयर दिस इज़ द फिनोमेना। हर घर का ये फिनोमेना है। इससे हम एक अजीब सी परिस्थिति में आके खड़े हो गए। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो एक्सेस लाइट, इस लैम्प पोस्ट की आपको चाहिए कितनी थी लाइट, इतनी, लेकिन ये जो लाइट आपने दी है, तो डाटा ये बताता है कि एक स्ट्रीट लाइट से सिर्फ 30% लाइट ही प्रोजेक्टेड एरिया को रिसीव होती है, 70% इज़ द वेस्टेज। इस वेस्टेज को वो ये कह रहे हैं कि 12 मिलियन टन कार्बन एमिशन हो रहा है एनवायरनमेंट में, 12 मिलियन टन कार्बन एमिशन हो रहा है एनवायरनमेंट में ड्यू टू दिस वेस्टेज, ड्यू टू द फोटो पॉल्यूशन। 700 मिलियन पेड़ चाहिए इसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उस कार्बन एमिशन को। और ये एक तरह का एनर्जी के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है कि आर वी जेन्युइनली सेविंग द एनर्जी, नॉट, ये एक इल्यूजन है। और CFL सरकारों ने फ्री में बांटे। हिमाचल प्रदेश सरकार इस बात में फेमस थी, इस वजह से जो पहले एक लाइट से संतुष्ट रहता था, एक बल्ब से 40 वाट का बल्ब, 60 वाट का बल्ब आता था और 100 वाट का, और बाथरूमों में तो लिटरली 0 वाट बल्ब होता था जिसे हम 15 वाट का कहते थे, थोड़ा सा येलो या थोड़ा सा रेड सा। इतनी मुंह में ठूसी गई हैं CFL फ्री में कि वो घर भी आज जहाँ नहीं ज़रूरत भी लड़ कहते फ्री च मिली लानी नहीं 8 लगा के बैठे, और पहली बार एक दूसरे का मुंह देखा ढंग से, कहना वे किया। ये गलत है, कैसा नुकसान पहुंचा रहे हैं मैं बताता हूँ। 1994 लॉस एंजलिस में भूकंप आ गया। भूकंप आने के बाद लाइट चली गई। अमेरिका में तो ऐसा होता नहीं, लेकिन आज भी अब आपको एक नायाब तरीका देखना है तो जिस दिन जलंधर लाइट जाएगी उस दिन का नज़ारा कमरे का और बाहर का देखना। तो लॉस एंजलिस लाइट चली गई, और लाइट चली गई तो कुछ लोग बाहर आ गए, मैं ऐसे ही करते करते बाहर सड़क पे आ गए, ऊपर देख लिया, ऊपर देख के डर गए, डर के इमरजेंसी को फ़ोन किया, ऑब्जर्वेटरीज़ को फ़ोन किया, कहते हाँ देखो क्या है ऊपर। उन्हें एक बहुत बड़ा सा क्लाउड दिख रहा था अपने बड़े क्लोज। ऑब्जर्वेटरी और इमरजेंसी आए, कहते हैं ओहो दिस इज़ मिल्की वे, ये मिल्की वे है। कहते वो व्हाट इज़ दिस, कहते हैं मिल्की वे जो आपने कभी नहीं देखा, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछो, रोज़ देखा करते थे। डाटा ये कहता है कि पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन का 33% ने मिल्की वे कभी नहीं देखा, और अर्बन पॉपुलेशन की 80% पॉपुलेशन ने मिल्की वे नहीं देखा, और यूरोप और अमेरिकन कॉन्टिनेंट की 99% पॉपुलेशन मिल्की वे से अनभिज्ञ है। मतलब तेज़ी से आने वाली जनरेशनों से हमने नाइट स्काई छीन लिया। जैसे हम उनसे पेड़, स्वच्छ जल, हवा, वातावरण छीन रहे हैं, हम रात का आकाश भी तो छीन ही रहे हैं। जबकि इससे पहले, अब अगर मैं आपको कहूँ तो आप सर्दियों में, विंटर सीजन में, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ना आने का टाइम हो, मतलब कि नवंबर मंथ और दिसंबर मिड में, आप धर्मशाला के माउंटेन्स पे जाइए, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, देन यू विल एक्सपीरियंस द नाइट स्काई। बस शर्त है कि वहाँ पे लाइटिंग ना हो। यू विल फील द गैलेक्सी, यू विल फील द सप्त ऋषि और एवरीथिंग, एंड यू विल, आप मतलब अलग ही लेवल पे होंगे, इमेजिनेशन एक नेक्स्ट लेवल पे होंगी। थोड़ी देर के लिए तो ये भी होगा कि ये है लिटरली, लेकिन मैं आपको भी कहता हूँ बाहर निकलो और ज़रा इमेजिन करो क्या है बाहर। देयर इज़ अ ऑरेंज कलर डोम और फ्लैट ब्लैक कैनवास, नथिंग एल्स। तो कुल मिलाकर के नाइट स्काई का एक बहुत बड़ा रोल है सभ्यता में। नाइट स्काई ही था जिससे एक सेंस ऑफ ऑ, सेंस ऑफ वंडर क्रिएट होता था, और यहीं से क्रिएट होती थी सेंस ऑफ क्यूरोसिटी, सेंस ऑफ इंक्विजिशन, सेंस ऑफ लर्निंग,
और इसी के माध्यम से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमने नई नई चीज़ों को सीखा जाना। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है जितनी भी वर्ल्ड की लिटरेचर हैं, सॉन्ग हैं, गॉड हैं, कल्चर हैं, रिलीजन हैं, उनमें आपको नाइट स्काई ही है। भारतीय कल्चर में चंदा मामा है और बच्चा आँखों का तारा है। आप इमेजिन कर सकते हैं तारा कितना इम्पोर्टेंट होगा, तो बच्चे को उससे रिलेट किया। चंदा कितना इम्पोर्टेंट होगा, तो उसको चंदा मामा बना करके रिलेट किया। और जितने भी आप आर्टिकल्स यूज़ करते थे उन्हीं से आपने कॉन्स्टलेशन की शेप प्रोवाइड की, जैसे कि बो पकड़ा हुआ मैन, जैसे कि बिग बियर, जैसे कि डिपर, वो ग्लूकोज खाने वाला चम्मच जो होता है, या फिर हल। ये सारी चीज़ें वो सोसाइटी यूज़ करती थी। इसकी वजह से उसने कॉन्स्टिलेशन, स्टार्स का झुंड, इसके अकॉर्डिंग रिकग्नाइज़ किया। और ये इतना इम्पोर्टेंट था कि रात के समय ये आपकी डायरेक्शन को निर्धारित करता था, जैसे पोल स्टार। तो पोल स्टार से आप तारों की दशा की मूवमेंट ऑब्जर्व करें, उसके लिए तारों का ग्रुपिज्म करना ज़रूरी था। टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन, टू अंडरस्टैंड द टाइम, आप तारों की गति को ऑब्जर्व करते थे। दिन में तो सूरज होता था, रात में क्या होता था, तारे ही होते थे। तो तारे आपकी यात्रा में, तारे आपके निर्धारण में, डिस्टेंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। इसी की वजह से तो मैक्सिमम लिखा जाना पड़ा इन्हीं के बारे में क्या है। और यही कारण है कि अर्लीस्ट साइंस की ब्रांचेस में से एस्ट्रोनॉमी वाज द मेन ब्रांच। और मैं वादा करता हूँ आपसे, अगर ये एस्ट्रोनॉमी ना होती और एस्ट्रोनॉमर ना होते, आज ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, GIS सिस्टम, रिमोट सेंसिंग, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, सन, मून, स्टार, चंद्रयान, मंगलयान, कुछ नहीं होना था, भूल जाओ आप। आज भी वही एस्ट्रोनॉमी सारा रोल प्ले कर रही है। एस्ट्रोनॉमी है जिसकी वजह से कॉन्स्टलेशंस हैं, तारों की, सितारों की दशा है, और तब जा कर के आगे काम बढ़ पाता है। आई बात समझ में? तो दो ब्रांचेस हमेशा से, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, बहुत ज़बरदस्त वे में आगे बढ़ी। लेकिन आज मैं आपको एक बात बता दूं, वर्ल्ड लेवल पर जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनके बीच में ह्यू एंड क्राई, चीख पुकारें मची हुई हैं। वो चिल्ला रहे हैं कि टेलीस्कोप से भी वो अब गैलेक्सी और स्टार्स का फ़र्क नहीं कर पा रहे, उन्हें चीज़ें नहीं दिख रही अंतरिक्ष में। क्यों? ऑरेंज डोम ने उनका सब कवर करके रख दिया है। और चाइना ने अपना तिब्बत में फर्स्ट नाइट रिजर्व डिक्लेयर किया है। फॉरेस्ट रिजर्व देखे थे, नेशनल पार्क देखी थी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी थी, और आज आप देखेंगे नाइट रिजर्व्स, मतलब 2500 किलोमीटर रेडियस, 2500 स्क्वायर किलोमीटर रेडियस के अंदर कोई लाइट नहीं जलेगी। डेडिकेटेड वे में वहाँ आकर के एस्ट्रोनॉमर्स अपनी ऑब्जर्वेटरी के थ्रू स्काई देखेंगे। और तिब्बत में इसलिए डिक्लेयर, नगारिया उसका नाम है, नगारिया तिब्बत में इसलिए डिक्लेयर किया गया है क्योंकि एक तो हाईएस्ट लोकेशन है और दूसरा क्लाउडलेस रहता है बिल्कुल। ये परिस्थिति आ गई कि हमें नाइट रिजर्व डिक्लेयर करने पड़ रहे हैं। और ऐसा चाइना करने वाला नहीं है, वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी कंट्रियों ने ये नाइट रिजर्व्स डिक्लेयर किए हैं। क्यों ये हमें करना पड़ रहा है? लास वेगास से 90 मील दूर एक गांव में खड़े होकर आप देखते हैं तो आपको एक हेलो लाइट ऑब्जर्व होती दिखती है। ऐसा लगता है सन हॉरिजॉन पे आने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। वो लास वेगास की सिटी का ऑरेंज डोम का लाइट है और लिटरली वो रिजेंबल करता है जैसे सनराइज होने वाला है। लॉस एंजलिस की लाइटें 290 मील दूर तक प्रभावित कर रही हैं गाँव वालों को, और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें हमारा क्लियर नाइट स्काई चाहिए, हम सिटी का डोम अपने ऊपर फील नहीं कर सकते, तो डिस्कार्ड दिस ऑरेंज डोम टू द सिटी एंड वी नीड आवर नाइट स्काई। हमें अपने बच्चों को, आदिवासी चिल्ला रहे हैं कि हमें तारे चाहिए, उन्हीं की दशा से हमारा समय पता लगता है, सब कुछ पता लगता है, और ये क्या रहता है काला काला ऊपर, सब कुछ दिखता ही नहीं है। इस तरह के प्रोटेस्ट मचे हुए हैं। अब आती है बात कि हुआ क्या इससे। आप कहेंगे कुछ बड़ा बताओ सर, बड़ा जिससे हम प्रभावित हो। तुम तो बेटे प्रभावित हो जाओगे जिस दिन तुम्हें पता लगे इधर से लाइट गई और 4 दिन चंद्रमा नहीं निकला है, तुम्हें तो अकल आ जाएगी ठिकाने। वो चंद्रमा निकाला जाता है तुम्हारे लिए रातों को, वो 15 दिन के लिए ऐसे घटता बढ़ता, इतनी लिमिटेड अमाउंट में भगवान ने रखा है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द नाइट ड्वेलिंग एनिमल, जिन्हें नॉक्टर्नल एनिमल कहते हैं, चंद्र की रोशनी से ही अपना सारा क्रियाकलाप करते हैं। और वो चंद्र पहले पूरे साइज़ में हुआ करता था। वो चंद्र अगर घटता बढ़ता नहीं तो उसकी लाइट इतनी एक्सेस में होती थी सारा महीना कि वो आपका नाश कर सकती थी, इसलिए उसके घटने बढ़ने का चाल बनाई गई। आई बात समझ में? अब सुनो सिस्टम। एनवायरनमेंट से शुरुआत करते हैं कि इम्पैक्ट कैसे कैसे हैं। इम्पैक्ट इसका ये है कि दिन भर
गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से, चूल्हे चौके से कई तरह के स्मोक और कई तरह के एमिशंस आप करते हो, वो एमिशंस नाइट स्काई के दौरान, अगर तो प्योर नाइट स्काई है तो फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड से एक ख़ास तरह के रेडिकल्स निकलते हैं, इन्हें कहते हैं नाइट्रेट रेडिकल्स। इन नाइट्रेट रेडिकल्स में ये पावर है कि ये इस एमिशन को स्मॉग में और ओजोन में कन्वर्ट नहीं होने देते, रिड्यूस कर देते हैं इनका कन्वर्जन। इसकी वजह से स्मॉग और ओजोन फॉर्मेशन रिड्यूस होती है। लेकिन ये नाइट्रेट रेडिकल्स दिन चढ़ते चढ़ते ख़त्म और घट जाते हैं, दिन में तो ये होते ही नहीं। इसके लिए अब हमने जब आर्टिफिशियल व्हीकल लाइट, स्ट्रीट लाइट, हाउस लाइट, कमर्शियल लाइट्स, एडवर्टाइजमेंट लाइट्स इतनी कर दी है, तो रात को भी एक लगभग माहौल दिन जैसा बना रहता है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड